नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो क्या आप भी 12th बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपने अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं? तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में ना केवल हम लोग एमपी क्वेश्चंस साथ साथ में उसका एक्सप्लेन आंसर पूरा अपने को बताने वाले हैं कि कैसे उन क्वेश्चंस का आंसर आपको डील करना चाहिए एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह चैनल खास उन लोगों के लिए जो सीजी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, सभी को हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो ऐप है, आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप से आप हमारे पूरे डिटेल्ड कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर 1 में इकोनॉमिक्स के, वो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और इसकी विशेषता क्या होती है। जब भी ये प्रश्न आपको देखने को मिले एग्जाम हॉल में, तो आपको उसका आंसर इस प्रकार से लिखना चाहिए। एकदम सरल शब्दों में मैंने आपको बताया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र की शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की छोटी बड़ी व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। मतलब किसी अर्थव्यवस्था के अंदर में जो छोटी बड़ी अलग अलग इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो उत्पादक हो, चाहे वो उपभोक्ता हो, चाहे वो फर्म हो, सब का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। ठीक है, तो उत्पादक फर्म तथा किसी वस्तु के बाजार जैसी इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो उनका कैसा रिलेशन, इकोनॉमिक बिहेवियर, यानी इकोनॉमिक यानी आर्थिक बिहेवियर का मतलब क्या हो गया, जो चीजें पैसों से संबंधित है। तो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर में जितने भी इकाई हैं, उन इकाइयों के द्वारा कौन से आर्थिक व्यवहार यानी कि पैसों का लेन देन आदान प्रदान हो रहा है, वो सारी चीजों का अध्ययन हम करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। चलिए आगे देखिए, इसमें उदाहरण के लिए लिखा हुआ है जैसे कि एक वस्तु के द्वारा मांगी गई मांग, किसी फर्म का उत्पादन, किसी वस्तु की कीमत, ये सारी चीजें किस में आ जाती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आ जाती है। क्योंकि माइक्रो इसका नाम है और माइक्रो मतलब होता है किसी चीज को एकदम गहराई से, एकदम सूक्ष्म रूप से अध्ययन उसका करना। चलिए, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता क्या है कि यह व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन करता है, समूह में अध्ययन नहीं करता। दूसरा, ये उपभोक्ता के व्यवहार को अध्ययन करते हैं, क्योंकि जब हम व्यक्तिगत तौर पे किसी चीज का अध्ययन करें तो उसमें कौन होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, और कौन होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो दोनों के व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं, उपभोक्ता और उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन। अब देखिए, जब किसी बाजार में उपभोक्ता और उत्पादक दोनों है तो उनके बीच में मांग और आपूर्ति का संतुलन बनेगा। तो मांग और आपूर्ति को भी हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। कौन सी मांग, तो व्यक्तिगत मांग। ठीक है, सूक्ष्म तौर पर हम मांग और आपूर्ति का अध्ययन करते हैं। प्लस साथ में अब बाजार में किसी सामान की खरीदी और बिक्री हो रही है तो उस वस्तु की कीमत का निर्धारण भी करना आवश्यक होता है। तो कीमत निर्धारण भी इसका पॉइंट बन जाता है। तो कुल मिलाकर के आपके सूक्ष्म अर्थशास्त्र की 5 विशेषताएं हैं। सबसे पहला व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, फिर उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक व्यवहार, है ना, और फिर उसके बाद मांग आपूर्ति, और उसके बाद में आपका कीमत निर्धारण। तो ये 5 पॉइंट्स आप लोगों को बिल्कुल याद रख लेना है, आपको एग्जाम में लिखना है और आपको बिल्कुल पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, शुरुआत से बताता हूं क्या हमने देखा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं और उनके आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, और इसके हमने 5 ही विशेषताएं अभी देखे हैं। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। तो व्यक्ति, परिवार या फर्म को छोटे लेवल पे अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है, जो आपके एग्जाम में अक्सर देखा गया है, वो है समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और उसकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की मीनिंग क्या होती है। तो देखो, इसमें लिखा है समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम पूरी अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, जापानी अर्थव्यवस्था, तो पर्टिकुलर देश की पर्टिकुलर अर्थव्यवस्था होती है, उसका हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत रूप से नहीं, समग्र रूप से अध्ययन करते हैं, मतलब सामूहिक तौर पे पूरे देश की कितनी मांग है, पूरे देश की कितनी आपूर्ति है, पूरे देश से संबंधित ही हम लोग ये चीजों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, इसमें एग्जाम्पल के लिए लिखा है राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, सामान्य मूल्य स्तर, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास। तो हमारे देश की जो जनरल लेवल की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं, और सब चीज के आगे क्या लगा देना है, कुल राष्ट्रीय आय, तो कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, ये सारी चीजें इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। ऐसी चीजें जो केवल किसी एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती, जो पूरे के पूरे देश को, पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, वो सब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, चलिए अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं।
पहला तो इसमें विशेषता में लिखा है कि पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन, पूरी की पूरी इकोनॉमी को हम लोग एक साथ में स्टडी करते हैं, जैसे पूरे देश की समस्याएं, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय आय का अध्ययन, हमारे देश की जो नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी आप लोग सुने होंगे, वो सबका इसमें अध्ययन किया जाता है ताकि हम जान सकें कि हमारे पूरे देश के द्वारा कितनी इनकम कमाई गई है और कितने उसके एक्सपेंडिचर रहे। अगला है कुल रोजगार का अध्ययन, कि हमारे देश में कितने लोगों को रोजगार मिला, रोजगार का क्या स्तर है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, उसका अध्ययन करेंगे। अगला प्राइस लेवल, मतलब कि सामान्य मूल्य स्तर क्या होता है, हर चीजें धीरे धीरे क्या होती है, महंगी होती जाती है, हर साल वो चीजों का प्राइस बढ़ रहा है, तो प्राइस का क्या लेवल है उसको जानने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग करते हैं। लास्ट बोला है हमारे देश का आर्थिक विकास, तो किसी भी अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास जानने के लिए हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से इसके 5 पॉइंट्स हो गए विशेषता में, पहला पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन, दूसरा राष्ट्रीय आय का अध्ययन, तीसरा रोजगार का अध्ययन, समग्र सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन और आर्थिक विकास का अध्ययन। तो इस प्रकार से इसके अंदर में कितने पॉइंट्स हो गए, टोटल 5 पॉइंट्स। ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए आपने अभी तक क्या देखा, व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थ और उसकी विशेषता, समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थ और विशेषता। उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, हर एग्जाम में, चाहे आपका तिमाही पेपर हो, चाहे छमाही पेपर हो, चाहे आपका वार्षिक पेपर हो, ये क्वेश्चन हर साल आता ही है। तो प्रश्न क्या बनता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम कहते हैं, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या लिखा है। सबसे पहला लिखा है अर्थ के आधार पर देखेंगे तो क्या होगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है और ये क्या करता है, समग्र इकाइयों का अध्ययन करता है, पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। दूसरा, इसमें जो इकाई होती है वो व्यक्ति, परिवार या फर्म हो सकता है, पर इसमें पूरी की पूरी संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था है वही इसकी इकाई होती है। इसका क्षेत्र सीमित है, इसका क्षेत्र जो है वो व्यापक है। ये व्यक्तिगत मांग का अध्ययन करता है, तो ये कुल समग्र मांग का अध्ययन करता है। उत्पादन की बात करें तो एक फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु की बात करता है, ये पूरे देश के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बात करता है। अगर हम इसमें आय का अध्ययन करते हैं तो इसमें व्यक्तिगत आय का अध्ययन करते हैं और इसमें पूरे देश की आय यानी कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं। रोजगार की बात करें तो इसमें व्यक्तिगत रोजगार, तो इसमें पूरे देश के रोजगार की, कुल रोजगार का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये कुछ इसके डिफरेंसेस के पॉइंट से आगे भी मैंने लिखा है, देख लीजिएगा आप लोग। कीमत के आधार पर देखिए तो ये विशेष वस्तु की कीमत की बात करते हैं, ये समग्र वस्तु की कीमत की बात करते हैं, मतलब सामान्य मूल्य स्तर, ठीक है। इसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत आर्थिक निर्णयों को समझने के लिए है, बट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आपको अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति को समझना है। उदाहरण के लिए जैसे हम एक परिवार की मांग को अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र। जब हम पूरे देश के कुल मांग का अध्ययन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र। तो इस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके हर बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलने वाला है, और इनके बीच के आपको कम से कम 6 से 8 डिफरेंसेस याद कर लेने चाहिए। इस चैप्टर का जो वेटेज होता है बोर्ड एग्जाम में वो 4 नंबर का होता है। तो 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो कम से कम आपको 5 से 6 पॉइंट तो मिनिमम आपको याद करने ही चाहिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाए, वो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसके अध्ययन के क्या लाभ है, क्या इससे आपको पता चलता है। तो इसके महत्व में सबसे पहले बोला है कि आप इससे ना वस्तुओं की कीमत का निर्धारण कर सकते हो। जो भी वस्तु हम सामान बेचते हैं बाजार में, है ना, व्यवसायी होते हुए, तो उस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचे, ये हमको कहाँ से समझ में आएगा, जब हम उसका अध्ययन करेंगे कि मांग कितनी है, पूर्ति कितनी है, इस प्रकार से हम उसका क्या करेंगे, कीमत निर्धारण करेंगे। दूसरा, जो उपभोक्ता यानी जो ग्राहक है, जो हमसे सामान खरीदने आए, उनका व्यवहार कैसे है, कैसे वो सामान खरीदते हैं, कौन सा सामान खरीदते हैं और कौन सा सामान नहीं खरीदते हैं, तो ये चीज का अध्ययन कहलाता है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन। अगला होता है हमारे पास में उत्पादक के निर्णय में सहायता। उत्पादक को निर्णय लेना होता है कि वो कौन से संसाधन का प्रयोग करके वस्तु का निर्माण करे ताकि उसको ज्यादा लाभ मिले, लागत कम रहे और ज्यादा उसका विक्रय बढ़े, ठीक है। तो इसके लिए भी उत्पादक को क्या करने पड़ते हैं, अलग अलग प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं, और निर्णय में कौन सहायता देता है, आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन, ठीक है। तो इससे हम लोग देख पाते हैं कि कैसे हम किसी माल को सस्ते से सस्ते में बनाएं और हमारे विक्रय को ज्यादा से ज्यादा करके ज्यादा लाभ अर्जन कर सके, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संसाधनों का उचित उपयोग। तो जितने भी हमारे पास संसाधन हैं,
है ना, उन संसाधन, क्योंकि पता है हमको संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, एक समय के बाद वो खत्म हो जाएंगे। तो उन सीमित संसाधनों का कैसे उपयोग करें कि हमारी ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं को हम संतुष्ट कर सके। ठीक है, तो इसका अध्ययन उसको हमको समझाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाजार को समझने में सहायता। बाजार किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, क्या उसका प्राइसिंग होता है, क्या उसका सेल्स होता है ना, क्या विक्रय होता है, किस कीमत पर वस्तु का विक्रय होता है, किस कीमत पर कितनी मांग की जाती है, ये सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो हम इसको बाजार को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। बाजार में बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं, एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, ये सब हम आगे जगह के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उनको समझने में हमको मदद मिलती है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम के लिए वो है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व बताइए। अगर आप समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं, तो उससे लाभ क्या मिलेगा। सबसे पहला लाभ होगा कि आपको आपके देश की आय का यानी कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन कर पाएंगे कि आपके देश का बाजार कैसा चल रहा है, आपके देश में आय कितनी बन रही, खर्चे कितने बन रहे, ऐसा। ठीक है, दूसरा हमारे देश में जो एक कठिन समस्या है वो है बेरोजगारी की समस्या, उसको कैसे दूर करेंगे, उस समस्या का कैसे समाधान निकालेंगे, ये हमको पता चल पाएगा। तीसरा है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। तो हमारे देश में कोई चीज वस्तु का क्या होता है, हर साल क्या हो रहा है, प्राइस धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं, और उस महंगाई को ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। हालांकि कुछ हिस्से में, कुछ प्रतिशत में अगर महंगाई होती है तो वो हमारे देश के लिए, हमारे आर्थिक विकास के लिए जरूरी मानी जाती है, बट उससे ज्यादा अगर महंगाई बढ़ती है तो वो आम जनता के लिए नुकसानदायक होती है। तो उसका हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक विकास की, कैसे हमारे देश का आर्थिक विकास होगा। जनरली कहा जाता है अगर हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो हमारे देश का आर्थिक विकास हमारा हो रहा है, ऐसा हम मानते हैं। तो ये होता है आर्थिक विकास। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक नीतियों में सहायता। सरकार बहुत सारी आर्थिक नीति बनाती है ना, जैसे मुद्रा नीति हो सकती है, और सरकार के बजट से रिलेटेड फिस्कल पॉलिसी होती है, राजकोषीय नीति होती है। तो उसको बनाने में, उसके निर्धारण में क्या होता है, हमारे सरकार को सहायता मिलती है, मौद्रिक और राजकोषीय नीति बनाने में सहायता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है हमारे जीवन में जो भी आर्थिक समस्या है, हमारे जीवन में नहीं पूरे देश में जो आर्थिक समस्या है उसके समाधान के लिए हमको समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, मंदी का दौर जो चल रहा है, और इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आर्थिक नीति बनानी पड़ती है। और आर्थिक नीति बनाने में कौन सहयोग करता है हमको, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें की जाती है। उम्मीद करता हूँ कोई सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता क्या है। तो उसके विषय वस्तु बताना है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं। तो आपकी किताब में जितने भी पार्ट ए में जितने चैप्टर के नाम लिखे वो सारे चैप्टर के नाम इसमें विषय वस्तु में आ जाएंगे। जैसे कि उपभोक्ता व्यवहार, मांग, उत्पादक व्यवहार, उत्पादन, लागत, आय, बाजार, ये सारे आपके चैप्टर्स है। आपको जितने चैप्टर्स याद होंगे ना बुक के पहले वाले पार्ट में इकोनॉमिक्स में, वो सारे आपके इसमें टॉपिक बन जाएंगे और आप आसानी से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। नाम से ही चीजें क्लियर है। ठीक है, लागत मतलब कॉस्ट, इनकम मतलब आय। ठीक है, ये आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु क्या क्या होती है। तो समष्टि अर्थशास्त्र मतलब आपकी बुक का जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें जितने चैप्टर्स के नाम आपको दिखेंगे सब आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास, व्यापार चक्र। व्यापार चक्र में क्या होता है, तेजी और मंदी के दौर से जो चक्र चलता है हमारे देश में उसको हम कहते हैं व्यापार चक्र। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। तो इस प्रकार से हमने आज करीब 5 से 6 क्वेश्चन अभी देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो 8वां क्वेश्चन है, वो है सूक्ष्म एवं समष्टि अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। तो दोनों के बीच में अब हमको संबंध बताना है। हमने अंतर देख लिया है, अब हमको क्या करना है, उसके बीच में संबंध बताना है। हमको पता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। एक को पढ़ेंगे तो ही दूसरे को हम समझ पाएंगे, यानी दोनों की पढ़ाई करना है, दोनों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते क्या बोला गया है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जो छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। इसमें व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और उत्पादकों का निर्णय लेते हैं, जबकि यहाँ पे अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो जब हम व्यक्तिगत तौर पे किसी चीज का अध्ययन करेंगे ना, तो उससे हम समग्र तौर पर भी उसको हम अध्ययन कर पाएंगे। और पूरी अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों भी व्यक्ति और फर्म के निर्णय को प्रभावित करती हैं। इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका पूरा देश का जो व्यापार चक्र है मंदी के दौर से गुजर रहा है, तो क्या आपका बाजार अच्छा चलेगा, क्या आपका दुकान अच्छा चलेगा, क्या नहीं। तो जो चीज आपके पूरे देश को प्रभावित करेगी वो आपको भी प्रभावित कहीं ना कहीं करेगी ही करेगी। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, एक दूसरे के पूरक है।
सिर्फ व्यष्टि नहीं पढ़ना, हमको समष्टि अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करना चाहिए। लास्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, इसलिए दोनों को पूरी तरह अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, दोनों चीजें एक दूसरे के साथ में क्या है, जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या क्या। अब जब हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसमें क्या क्या लिमिटेशंस है। तो पहला पॉइंट बोला है इसमें पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी हमको नहीं मिलती है। दूसरा, समग्र समस्याओं की उपेक्षा हमको होती है, पूरी समस्या हमको नहीं पता चलती है। तीसरा, व्यक्तिगत निष्कर्ष हमेशा सही नहीं होते, क्योंकि जो व्यक्तिगत होता है ना, वो हर व्यक्ति के साथ क्या होता है, बदलते ही जाता है, और अगर वो चीज बदलती जा रही है तो फिर वो क्या होगी, उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगी, ज्यादा रेलेवेंट नहीं रहेगी, विश्वसनीय नहीं रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, अवास्तविक मान्यता। अच्छा, व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है ये मान्यता मान करके चलता है कि भैया यहाँ पे पूर्ण रोजगार मिला है, सब लोगों को रोजगार मिल चुका है, सबको जॉब मिल चुकी है, बट ये वास्तविक जीवन में पॉसिबल नहीं, हर किसी को रोजगार मिल ही नहीं सकता है। तो ऐसी कुछ अवास्तविक मान्यताओं की वजह से क्या है, इसको हम लोग स्वीकार नहीं करते। चलिए अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। तो समष्टि अर्थशास्त्र का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें कुछ लिमिटेशंस आती है। पहला, ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं कर पाता है, ये औसत के आधार पर चलता है। ठीक है, ये समग्र आंकड़ों को भ्रामक बना देता है। ठीक है, अगला, व्यक्तिगत अंतर को छिपा देता है। तो ये सब इसकी कुछ सीमाएं, कुछ लिमिटेशंस है। चलिए इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में किन आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने सबसे पहले परिभाषा के टाइम पे ही देख लिया था, उपभोक्ता, परिवार, फर्म, उद्योग और विशेष बाजार। ये 5 पॉइंट आपको याद रखना, ये आपके एलिमेंट्स हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में आप किन किन इकाइयों का अध्ययन करते हैं, उपभोक्ता, परिवार, फर्म, उद्योग और विशेष बाजार। ठीक है, अगर यही प्रश्न आप पूछेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के लिए कि समष्टि अर्थशास्त्र में किन आर्थिक चरों का अध्ययन करते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, कुल बचत, कुल निवेश, सामान्य मूल्य स्तर, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास, ये सारी चीजों का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो माइक्रो में क्या पूछा जाता है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, और माइक्रो में पूछा जाता है पूरा देश कैसा कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का एक बेसिक अंतर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, अब आपके एग्जामिनेशन के लिए कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इस प्रकार से है। आपको मैंने सारे क्वेश्चन एकदम कम टाइम में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम आगे भी ऐसी वीडियोस लेकर के आए। धन्यवाद।